हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नए समय पर, नए पंचनामा में। दुनिया भर की जितनी बड़ी खबरें हैं आप अगले 1 घंटे में देखेंगे। वो खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी होंगी। बिल्कुल अनुराग, वो खबरें भी जो कल सुबह अखबारों की सुर्खियां बनेंगी आपको दिखाएंगे। और देखिए, राजनीति से लेकर खेल की दुनिया तक शगुन कोई खबर दर्शकों से छूटेगी नहीं। बिल्कुल रोमाना, इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के अंदर मौसम सुहाना होने पर भाई अब डर लगता है, क्योंकि बारिश के साथ ही विवाद भी बरसने लगते हैं राजधानी में। जी हाँ, देखिए, कोरोना के इस काल में इस्तेमाल होने वाले मास्क पर भी अब हंगामा शुरू हो गया है। आखिर आम आदमी किस मास्क का इस्तेमाल करे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही खबरों के अंदर की खबर बताने वाले देश के राजनीतिक पत्रकारों में शुमार सुमित अवस्थी भी हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया आप सभी का। लेकिन हर खबर के पीछे खबर जरूर छुपी होती है, और ये बताने के लिए पंचनामा में एक्सपर्ट के तौर पर मुझको इन लोगों ने शामिल किया है। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, तो हम पंचनामा की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि राजस्थान से है। राजस्थान में सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को हाई कोर्ट से 3 दिनों की राहत मिल गई है। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया। 24 जुलाई को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन तब तक स्पीकर इन बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि गहलोत सरकार के विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित करने को लेकर हाई कोर्ट ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। हमारे संवाददाता मनीष शर्मा इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये राजस्थान में राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा? जी अनुराग, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना आज की तारीख में बेहद मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि राजस्थान का जो राजनीतिक भविष्य है, या यूं कहा जाए राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है, उसका भविष्य 24 जुलाई तक जरूर तय नहीं हो पा रहा। लेकिन 24 जुलाई को जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा, तब सचिन पायलट गुट के जो 19 विधायक हैं उनका भविष्य तय होगा। और उसी के साथ ये तय होगा कि राजस्थान सरकार अब बहुमत में जाना चाहती है या नहीं, इन विधायकों की सदस्यता बचती है या नहीं। ये तमाम वो सवाल है जो राजस्थान के राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे, और फिलहाल इनका जवाब 24 तारीख तक आता नहीं दिख रहा। जी अनुराग, चलिए आप रहिए मेरे साथ। मनीष, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए, इस बीच जयपुर के होटल में मौजूद विधायकों से आज हुआ ये कि सीएम अशोक गहलोत ने बड़े मन से चर्चा की और कहा कि जिस तरीके से आपने ये लड़ाई लड़ी अब तक, जिस तरीके से मेरा साथ दिया, वो कोई मामूली बात तो है नहीं। क्या आगे भी आप इसी तरीके से मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो बताया जा रहा है कि सभी विधायकों ने बाकायदा हाथ खड़े किए और कहा कि साहब, इस सत्य की लड़ाई में हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। और इसी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घर पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो अशोक गहलोत के घर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे हैं। मनीष शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है एक बार फिर से हमें मनीष शर्मा का रुख करना चाहिए और जरा जानना चाहिए मनीष से। मनीष, क्या हुआ है कैबिनेट की बैठक में? जी, फिलहाल जो बताया गया था कि कैबिनेट की बैठक कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे कोरोना और राज्य सरकार के जो प्रयास, इसके अलावा राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति। लेकिन ये सिर्फ आई वॉश है, यानी कि ये सिर्फ कहने के लिए है ये मुद्दे। आज के राजनीतिक हालात को देखते हुए ये कैबिनेट की बैठक थी। खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वो शब्द जो उन्होंने विधायक दल की बैठक में कहे, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और क्या आप लोग तैयार हैं अगले कुछ दिनों तक होटल में रहने के लिए? तमाम विधायकों ने दोनों हाथ खड़े किए और कहा कि हम आपके साथ इस लड़ाई में हैं। तो ये इस माहौल में अगर कोरोना और वित्तीय संकट की बात कही जाती है तो वो गले नहीं उतरती। एकमात्र एजेंडा ये है कि क्या आज की तारीख में हमें बहुमत के लिए विधानसभा के फ्लोर पे जाना चाहिए। इसी को लेकर अशोक गहलोत अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ लगातार मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में बैरियर आ गया। चलिए मनीष, शुक्रिया, हम आपके पास जल्द लौटेंगे। अब आपको लेके चलते अपने एक्सपर्ट सुमित के पास। सुमित, क्या लगता है राजस्थान में अब क्या होगा? अभी तो खेल बाकी है शगुन, क्योंकि 24 तारीख को हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार हम सबको करना चाहिए कि आखिरकार उस दिन क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि राज्य की जनता की अनदेखी जमकर हो रही है। कुछ खास बातें, राज्य में कोरोना की महामारी फैली है, लेकिन सरकार 5 सितारा होटल में आराम कर रही है और अगले कुछ और दिन करती रहेगी। जनता इसका जरूर बुरा मान रही होगी। दूसरी बड़ी बात, सचिन पायलट की स्थिति बहुत अजीब सी हो गई है। ना वो कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, ना बीजेपी खुलकर उनको अपने साथ ले रही है। तीसरी बड़ी बात,
ऐसे में सचिन के लिए अगला कदम बेहद पेचीदा है। कांग्रेस में वापसी उतनी रसूखदार नहीं दिख रही, तो वसुंधरा राजे के रहते बीजेपी में जाना भी उनके लिए आसान नहीं। अब तक तो यही समझ में आ रहा है, और पहली बार अशोक गहलोत अपने राजनीतिक करियर में इतने एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब वो सचिन पायलट को कांग्रेस में राजस्थान की राजनीति में वापस आने भी देंगे। बिल्कुल सही आकलन किया सुमित आपने। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बीच जो है वो ट्विटर पर बहुत दिलचस्प जंग छिड़ी हुई है। दरअसल हुआ क्या कि राहुल ने ट्विटर पर सरकार की नाकामियां बताते हुए कैलेंडर जारी किया। राहुल ने कहा कि फरवरी में सरकार ने नमस्ते ट्रंप किया और मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। मई में मोदी सरकार ने अपनी छठी सालगिरह मनाई और जून में बिहार में वर्चुअल रैली की। जुलाई में उसने राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश शुरू कर दी। राहुल के कैलेंडर के जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने भी कैलेंडर जारी कर दिया और लिखा कि मार्च में शाहीन बाग, अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई का महीना संसदीय चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के नाम रहा, जुलाई में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ढहती दिखाई दे रही है। आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, ये वार पलटवार अब बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। राहुल गांधी लगातार सरकार को टारगेट करते रहे हैं, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने जिस तरीके से उनके जवाब में कैलेंडर जारी किया है, इस तरह की जंग पहली बार देखने को मिली है। आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशीष हमें दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खामी की वजह से उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशीष, एक बार और पूछूंगा आपसे, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं आवाज मिल रही। तो देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कैलेंडर वार किया, उस पर कैलेंडर वार के जरिए ही प्रकाश जावड़ेकर ने रोमाना उनको जवाब भी दिया। वो कहते हैं ना अनुराग, तू डाल डाल मैं पात पात। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में वही डाल डाल पात पात वाला गेम हो रहा है। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने अटैक किया, बिल्कुल उसी अंदाज में प्रकाश जावड़ेकर ने वापस ट्वीट करके उनको जवाब दिया। खैर, मैं एक बार फिर से राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताती हूँ। देखिए, राजस्थान में राजनीतिक उठक-पटक तो चली रही है। इस बीच आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि साहब सीबीआई, ईडी, आईटी सबका इस्तेमाल कर रही है केंद्र की बीजेपी गहलोत सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसी कड़ी में आज हुआ ये कि सीबीआई एक्शन में चल रही है। वो चुरू में एसएचओ विष्णु दत्त की आत्महत्या का मामला आपको याद होगा, उस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसी मामले में सीबीआई ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं सैनी, उनको बुलाया पूछताछ के लिए। करीब 2 घंटे तक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से सीबीआई ने पूछताछ की अपने दफ्तर में बुलाकर। चुरू जिले के राजगढ़ थाने के एसएचओ विष्णु दत्त बिश्नोई ने 23 मई को सुसाइड किया। आरोप है कि प्रेशर के चलते एसएचओ विष्णु दत्त ने आत्महत्या की थी। अच्छा, विष्णु दत्त ने क्या किया? 2 सुसाइड नोट छोड़े। एक सुसाइड नोट परिवार के लिए, दूसरा सुसाइड नोट अपने बड़े अधिकारियों के लिए, और उसी मामले पर सीबीआई की ये जांच। चलिए अब आपको अपने एक्सपर्ट के पास लेकर चलते हैं। सुमित, क्या लगता है आपको कि राहुल का जो ट्वीट है और राजस्थान में ये जो सीबीआई का चक्कर, क्या लगता है कि क्या वाकई ही में राजस्थान में कांग्रेस में जो रण छिड़ गया है वो बीजेपी की वजह से है? ये कहना आसान नहीं होगा कि कांग्रेस में जो रण है उसकी वजह बीजेपी है। कांग्रेस में रण बीते 1.5 साल से चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच 18 महीने से कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन कैलेंडर वॉर पर मेरी कुछ राय है जो दोनों पार्टियों पर बिल्कुल लागू होती है। राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। 18 महीने से गहलोत और पायलट में बातचीत नहीं है। गहलोत अब पायलट को निकम्मा तक कह रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की थी कि इस समस्या का समाधान करते, दोनों नेताओं को बिठाते और कोई रास्ता निकाल लेते। बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। सरकार बनाने की चाहत तो उसकी भी है। उसके प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं तमाम टीवी शोज में आकर कि हम चुप नहीं बैठेंगे, कांग्रेस की सरकार गिरी तो हम पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी से मिस कैलकुलेशन हो गया। गहलोत उनसे ज्यादा चौकन्ने निकले। बीजेपी चाहकर भी अब तक कामयाब नहीं हो पाई है और होती दिख भी नहीं रही है। लेकिन बीजेपी की इस चाहत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए बहुत मुसीबतें बढ़ा दी हैं। टेपिंग मामले में एसओजी की जांच उनके दामन तक आ पहुंची है और उससे बचना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और सबसे खास बात यह कि अश्लील लड़ाई तो केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच अब शुरू हुई है।
गहलोत सीबीआई और ईडी को राज्य में एंट्री पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो वो पुलिस अफसर के मामले में जो चुरू का था, उसके मामले में सीबीआई की जो जांच चल रही है उसमें सीएम के ओएसडी को अपने दफ्तर आज सीबीआई ने बुला लिया। यानी अगर अशोक गहलोत पर आंच आती है तो उससे आश्चर्य हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आसानी से वॉक ओवर नहीं देगी। यानी पिक्चर अभी भी बाकी है। जी सुमित, यानी कि ये जो लड़ाई है वो अब केंद्र तक पहुंच गई है और अब इस पर जो है जमकर राजनीति भी हो रही है। देखिए 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। राम भक्तों को ये तो पता है, लेकिन अब वो शुभ मुहूर्त भी सामने आ गया है जब 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। पीएम मोदी 5 अगस्त को 12:15 के शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर की आधारशिला गर्भगृह पर रखकर मंदिर निर्माण का शुभारंभ कर देंगे। इस दौरान घाटी की 40 किलोग्राम की जो रामशिला है उसको भी स्थापित किया जाएगा। 11 पंडितों की जो टीम है वो पीएम से गर्भगृह स्थल पर भूमि पूजन भी करवाएगी। बिल्कुल सही जानकारी दी शिखा आपने। और साथ ही यहां पर यह भी बता दें कि अयोध्या में जो प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे निखिल सोमपुरा हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण पर बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने? निखिल सोमपुरा ने यह कहा है कि राम मंदिर का निर्माण 3 से 3.5 साल के बीच पूरा हो जाएगा। यानी समझे आप, 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन जाएगा। मतलब फाउंडेशन मंदिर काम शुरू हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस के लेके करीब 3.5 साल ये मंदिर को, मतलब उसमें 3.5 साल बाद पूरे भारतवर्ष के यात्री वहां जाके भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। नहीं, उससे हम दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये मीटिंग हमारी होती रही। ये पूरे लॉकडाउन 2 महीने ऑलमोस्ट लॉकडाउन रहा, उसके हमारी 4 या 5 वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई दिल्ली से। हम अहमदाबाद से जुड़े थे, ज्यूरी मेंबर्स भी कोई बाहर से है, कुछ 2-3 संत लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन उस हिसाब से सबके विचार विमर्श ऑनलाइन 4-4, 5-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी। और उस हिसाब से हम लोग घर बैठे, मतलब ऑफिस तो नहीं आ पाते थे, तो घर पे बैठ के ये मंदिर को विस्तार किया गया, नक्शा बनाया गया। नहीं, उससे आपको बताऊं, उससे साधु संतों को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया था। खाली जूरी मेंबर्स जो नृपेंद्र मिश्रा जी है, जो बांधकाम समिति के अध्यक्ष बनाए मोदी जी ने, वो और उनकी टीम, हमारी आर्किटेक्चर टीम, ये लोग ही बैठ के ये डिस्कस करते थे। उसमें स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, दिल्ली के, लखनऊ के, वो उनके सीनियर लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। और वो ये सब सोच के ये सब डिजाइन किया गया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस समय मौजूद हैं। रणवीर, पूरा कार्यक्रम तय हो गया है, अब तो शुभ मुहूर्त भी पता चल गया है, लेकिन अभी भी इंतजार है पीएमओ की तरफ से कंफर्मेशन मिलने का। क्या जी, सवाल दोहरा देंगे आप? पीएमओ की तरफ से कंफर्मेशन इंतजार है अभी? जी, पीएमओ की तरफ से ऑफिशियली अभी नहीं बताया गया है, लेकिन जो सोर्स हैं अयोध्या में भी, दिल्ली में भी, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 बजे जो अयोध्या के हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो आधारशिला है वो रखेंगे और उसके साथ ही निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। और अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो कई ऐसे विधि विधान हैं जिसका पूरा यहाँ पालन किया जाएगा अयोध्या में। मैं मौजूद हूँ, अयोध्या में ही ये कार्यशाला है और यहाँ से थोड़ी दूर पे जो राम जन्मभूमि परिसर है वहां पर नींव खोदी जाएगी और नींव में 5 ईंटें, जया, भद्रा, नंदा, रिक्ता और पूर्णा, ये 5 ईंटें रखी जाएंगी। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के जो अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनकी तरफ से 40 किलो चांदी की एक ईंट, जिसको रामशिला कहा जाता है, वो ईंट भी नींव में रखी जाएगी। इसके अलावा 9 ग्रहों का आवाहन किया जाएगा। जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वहां की मिट्टी मंगाई जाएगी। गंगा, यमुना और सरयू नदी का जो पानी है वो यहाँ लाया जाएगा और ये सब कुछ मौजूद रहेगा उस गर्भगृह में पूजन के समय। इसके अलावा 11 ऐसे ब्राह्मण होंगे जो देश के अलग अलग मंदिरों से बुलाए जाएंगे, जिसमें बनारस के भी 3 ऐसे पुजारी हैं जो शामिल होंगे। और ये रणवीर, हम आपके पास इस खबर को लेकर दोबारा वापस आएंगे। अब चलते हैं अपने एक्सपर्ट सुमित के पास। तो सुमित, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का रास्ता साफ है? अब बीजेपी के लिए अगले चुनाव में यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा क्या? राम के सहारे बीजेपी, आप ये जानना चाह रही? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 2-3 बातें इनको ध्यान रखनी चाहिए शगुन की, ये बहुत संवेदनशील मामला है। कुछ खास बातें मैं यहाँ पर जरूर अंडरलाइन करना चाहूंगा। अयोध्या में राम मंदिर बनाना करोड़ों हिंदुओं के लिए भावनात्मक मामला रहा है, तो इस फैसले से कि वो शुरू होने वाला है 5 अगस्त से, जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन इस विवाद का हम सुप्रीम कोर्ट यानी कानूनी तरीके से हल आया है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती दिखाता है कि सब लोगों ने उस फैसले को सहर्ष स्वीकार किया। तीसरा,
बीजेपी को इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मेरी राय में। उनके हिस्से में तो ये श्रेय अपने आप आ रहा है, उनका ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए। इतिहास में बीजेपी का नाम ही दर्ज होगा कि उनके शासनकाल में मंदिर बनना शुरू हुआ और शायद बन भी जाए, लेकिन राजनीतिक पार्टी सियासत नहीं करेंगी तो ये कैसे काम चलेगा। चुनाव भी सर पर है, अभी बिहार में है, फिर बंगाल में है और फिर 2024 में अगर मंदिर बन गया तो आम चुनाव भी है। तो बीजेपी प्रभु राम के भरोसे है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो क्या राम जी लगाएंगे बेड़ा पार, ये बता रहे थे सुमित अवस्थी। और देखिए, केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के घर तक अब राशन पहुंचाएगी। आप कैबिनेट ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना को अब मंजूरी दे दी है। योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया है। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वालों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूर किया है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन लोगों के, गरीब लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। तो इस योजना के तहत स्कीम इस तरह से है कि एफसीआई के गोडाउन से गेहूं उठाया जाएगा, उसको चक्की में ले जाके आटा बनाया जाएगा। आटे के, चीनी के और चावल के बोरी में या पैकेट में उनको पैकिंग की जाएगी और वो पैकेट जो है अच्छे साफ सुथरे पौष्टिक राशन के पैकेट हर घर के अंदर राशन जो बेनिफिशियरी है उनके घर पे राशन डिलीवर किया जाएगा। चलिए शिखा, महाराष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं महाराष्ट्र अब तक कोरोना को लेकर सुर्खियों में था, लेकिन अभी एक और वजह को लेकर वो सुर्खियों में है, दूध किसानों का प्रदर्शन। तो महाराष्ट्र में दूध किसानों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। किसान नेता राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी ने के कार्यकर्ताओं ने आज कई जगहों पर दूध के टैंकर की तोड़फोड़ की है। दूध को टैंकर से सड़क पर फैला दिया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, किसान दूध की ज्यादा कीमत देने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के बाद डेयरी मिनिस्टर सुनील केदार ने किसान नेताओं के साथ बैठक भी की। और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना से जुड़ा अपडेट आपके लिए है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी ये अच्छी खबर है कि कोरोना के मरीजों के ठीक होने की जो रफ्तार है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर 62.72% है, जबकि मृत्यु दर जो है वो घटकर 2.43% है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,148 मामले सामने आए। हालांकि इससे पहले पिछले 2 दिन लगातार 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। अच्छा, अब टोटल केसेस जो है वो 11,55,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 28,084 है। इस बीच N95 मास्क के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि N95 मास्क से वायरस का प्रसार नहीं रुकता और ये महामारी रोकने के कदमों के विपरीत है। चलिए एक बार फिर से आपको अपने एक्सपर्ट सुमित के पास लेके चलते हैं। सुमित, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कोरोना सैंपल की जो जांच है उसके आंकड़े अब जारी कर दिए हैं, क्या लगता है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है कि 2 चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। आंकड़े जो सामने आए उस आंकड़ों को लेकर लगातार आईसीएमआर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में डिफरेंसेस हैं कि वो कौन सी चीजें सही हैं, क्या इसको कम्युनिटी स्प्रेड मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अगर N95 मास्क की जो आप बात कर रही थी शगुन, वो बताना बहुत जरूरी है। सरकार ने अब करीब 5-6 महीनों के बाद ये बात कही है कि N95 मास्क नहीं पहनने चाहिए। अभी तक ये था कि N95 मास्क ही सबसे अधिक सेफ है, लेकिन अब कुल मिलाकर ये बात साफ हो गई है कि कॉटन यानी सूती कपड़े के बने हुआ अगर आपके पास मास्क है जो डबल या ट्रिपल लेयर्ड अगर आपने बनाया है और पहन रहे हैं तो वो सबसे अधिक सुरक्षित है और उससे आप कोरोना को आसानी से मात दे सकते हैं। दरअसल कोरोना एक बहुत नई बीमारी है, इसके बारे में रिसर्च भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपर्ट्स ढूंढते रहते हैं तरह तरह की चीजों को और नए नए प्रोटोकॉल हर रोज आते हैं। आप देखते होंगे लक्षणों के बारे में भी नई नई बातें आती रही। अब N95 मास्क के बारे में आ गया है,
तो बेहतर यही होगा कि N95 मास्क को ना पहना जाए, जैसा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट भी किया है, और शायद वही एक रास्ता बचा है कि कॉटन के मास्क पहनिए और 70% तक आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी ने एक विवाद के बाद पिछली रात वेल्लोर की जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया। पिछले 29 साल से वेल्लोर जेल में बंद नलिनी का कल रात विवाद हुआ। सूत्रों के मुताबिक नलिनी ने अपनी साड़ी का फंदा बनाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गार्ड्स ने उसे देखा और उसे रोका। बताया जा रहा है कि एक कैदी और नलिनी के बीच झगड़ा हुआ था। कैदी ने नलिनी की शिकायत जेलर से की, जिसके बाद नलिनी की जेलर से भी बहस हुई और उसके बाद नलिनी ने आत्महत्या की कोशिश की। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन का निधन हो गया। लालजी टंडन के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ की तस्वीर साझा की, उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा कि यूपी में बीजेपी को मजबूत करने वाले लालजी टंडन बड़े नेताओं में अपनी भूमिका निभाई थी उन्होंने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में जाकर लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। आशुतोष टंडन लालजी टंडन के बेटे हैं। उन्होंने ही ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की। और इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप जान लीजिए। अमरनाथ यात्रा इस बार नहीं की जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कल यहीं पंचनामा में हमने आपको बताया था कि अमरनाथ यात्रा इस साल होगी या नहीं, इस पर फैसला आज लिया जाना है। फैसला ले लिया गया है। इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला लिया गया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय बाचलू और जानकारी के साथ मौजूद हैं। क्या डिटेल्स मिल रही हैं और अजय? देखिए, आज एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी सदस्यों को बुलाया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये बैठक हुई। और इस बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि इस साल की अमरनाथ यात्रा, जो कि 23 जून को शुरू होनी थी और अब तक उसको डिले किया गया, वो अब इस साल पूरी तरह से रद्द की गई है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि इस अमरनाथ यात्रा रद्द करने के 2-3 मुख्य बिंदु रहे हैं। पहला बिंदु यह है कि जिस तरह से देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना लगातार तेजी से फैल रहा है, उसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जो लोग बाहर से आएंगे वो संक्रमित होंगे। इस बात की पूरी वहां पर मीटिंग में की गई और इस बात की पूरी आशंका है कि वो लोग भी यहाँ संक्रमित हो सकते हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस बार इस वैश्विक महामारी के चलते ये यात्रा नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं बारिश बाढ़ की। देखिए, सबसे पहले खबर हम लेते हैं बिहार से, क्योंकि बिहार के दरभंगा में बाढ़ लोगों की जिंदगी पर अब कहर ढा रही है। सड़क पर बह रहे पानी के इस उफान ने घरों को उजाड़ दिया है। दरभंगा के गोपालपुर में बाढ़ के पानी की इस सेंधमारी से लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की साए में गुजर बसर करती ये जिंदगियां न खाने को है और न ही पीने का पानी, क्योंकि गोपालपुर के तमाम गांवों में बागमती के उफान ने ऐसा कहर ढाया कि सब पानी पानी हो चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने गोपालपुर में 2 बांधों को तोड़ दिया, जिसकी तबाही दर्जनों गांव झेल रहे हैं और बागमती के क्रोध का ये मंजर हर साल ऐसी ही बर्बादी लाता है। बिहार का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको पूर्वोत्तर के राज्य असम ले चलते हैं, जहां ब्रह्मपुत्र के विकराल रूप ने लाखों जिंदगियों को डुबो के रख दिया। एक तरफ कोरोना से जंग तो दूसरी तरफ बाढ़ का दंश। असम के लोग अपनी बेबसी के आंसू रो रहे हैं। असम के बरपेटा की ये तस्वीरें हैं, जहां ब्रह्मपुत्र की रफ्तार ने लोगों की जिंदगी पर रोक लगा दी है। बस्तियों में घुसे ब्रह्मपुत्र के उफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। राहत सामग्री के भरोसे लोगों की जिंदगी अब यहां कट रही है। असम में करीब 125 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 36 जिलों में से 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ से करीब 72 लाख लोग प्रभावित हैं। चलिए, असम के बाद आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक तो चल रही है, लेकिन बारिश ने बाढ़ जैसे हालात भी पैदा कर दिए हैं राजस्थान में।
बाढ़ के रौद्र रूप को देखिए और उसकी आवाज सुनिए, जैसे समंदर में बड़ी लहरों का शोर उठा हो। लेकिन ये हालात 3 घंटे की बारिश के बाद राजस्थान के 12 जिले में बने हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और ये उफान कई गांवों को लील गया। खेत से लेकर सड़कें सब पानी में डूबे हैं। लोग इस उफान में खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और देखिए, इन सब के अलावा पहाड़ों पर भी मुसीबत की जमकर बारिश हो रही है। ये आया पूरा। कुदरती कहर का ये खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो सिहर उठा। OMG, पहाड़ से मलबा इतनी रफ्तार से आया कि पत्थरों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते पहाड़ का हिस्सा भर भरा कर हाईवे पर आ गिरा। ये डरावनी तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे पर लांबागढ़ के पास पीपल कोटी की हैं। इस भूस्खलन ने हाईवे के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। OMG। पीपल कोटी के भनेर पानी के पास तो हाईवे पर खड़ी कुछ गाड़ियां बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में आ गईं। गनीमत ये रही कि उस वक्त इन वाहनों में कोई नहीं था। इस भीषण लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और फंसे यात्रियों को निकालने के लिए NDRF और SDRF की टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। अगली खबर हरिद्वार से आपको दिखाते हैं। हरिद्वार की मशहूर हर की पैड़ी के पास आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। हरिद्वार की हर की पैड़ी, जहां आम दिनों में श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचते हैं, इसी घाट के बेहद पास लगे ट्रांसफार्मर पर बिजली गिरने से चारों तरफ आप देखिए किस कदर मलबा बिखर गया। इन तस्वीरों को देखकर आप यहां बिजली से मची तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। बिजली गिरने से पास की दीवार पूरी तरह ढह चुकी है। गनीमत रही कि जिस वक्त वहां बिजली गिरी मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वहां किसी की जान भी जा सकती थी वरना। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपको बताते हैं कि किस तरीके से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाढ़ बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। चीन की तस्वीरें देखिए और जरा समझिए किस तरीके से चीन ने अपने विकास के लिए जो बांध बनाए थे, वो बांध ही अब कहीं ना कहीं चीन में बाढ़ की बड़ी वजह बन रहे हैं। चीन की तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। पानी के प्रहार के आगे बस चीन को ऐसी तबाही का सामना पिछले 100 सालों में नहीं करना पड़ा। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। शहर के शहर पानी में डूब गए। हजारों गांव पानी में समा गए। लेकिन क्या इसके पीछे कुदरत का कहर है? ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सरकार इसे कुदरत का कहर बताकर बच निकलने की कोशिश में है, लेकिन लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर ऐसी जो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे लोगों के लिए, लोगों के मन में उत्साह भर दे। ये वो खबर है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये खबर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ले आएगी और उन्हें हौसला भी देगी। ये तस्वीरें बरेली के कोविड हॉस्पिटल की हैं और गाने की धुन पर थिरक रहे ये कोरोना मरीज हैं। इनमें से कुछ ने तो PPE किट पहनकर डांस किया। कोरोना को सीधी टक्कर देती तस्वीरें हिम्मत और मजबूत इच्छा शक्ति की हैं, जो कोरोना की लड़ाई में बेहद कारगर सिद्ध होती हैं। देखिए, आप जानते हैं मुंबई में इन दिनों लॉकडाउन है और मुंबई में लॉकडाउन के बीच पार्टी करना एक युवक को भारी पड़ गया। हाथ में तलवार है और दिमाग में जश्न का खुमार है।
ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा की हैं और संक्रमण के खतरे के बीच सारे सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाकर ये बर्थडे पार्टी चल रही है। किसी के भी मुंह पर ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स 25 साल का हारिस खान है, जिसने तलवार से एक एक कर 25 केक काटे। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने हारिस को जन्मदिन का तोहफा भी दिया और लॉकडाउन में पार्टी करने और आर्म्स एक्ट के तहत हारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां एक थाने में एडीजी साहब जो हैं वो अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। असलहे की चेकिंग में गड़बड़ी मिली तो दारोगा को एडीजी साहब ने कैसे बच्चों की तरह दौड़ाया, आप भी देखिए। हाथ ऊपर कर दौड़ लगाते दरोगा की ये तस्वीर यूपी के प्रतापगढ़ के मंधाता कोतवाली की है। दरोगा की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए कोतवाली पहुंच गए। निरीक्षण में असलहे की चेकिंग के दौरान दरोगा की पिस्टल फंस गई और ये सब देखकर एडीजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस फिर क्या था, एडीजी ने दरोगा को सजा के तौर पर दोनों हाथ ऊपर कर दौड़ लगवा दी। थाने में तैनात कर्मचारियों की कमियां पता चलने पर एडीजी ने पुलिस कर्मियों की जमकर क्लास लगाई। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब के एक बयान पर आज विवाद हो गया। अगरतला के प्रेस क्लब के कार्यक्रम में बिप्लब देब ने पंजाबियों और जाट समुदाय को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने बंगालियों से तुलना करते हुए इन दोनों समुदाय पर दिमाग कम होने की बात कही। अरे बाप रे, सरदार तो किसको डरता ही नहीं, उनके दिमाग कम होता है किंतु ताकत बहुत होता है और उनको ताकत से जीता नहीं जा सकता, उनको प्रेम से जीता जा सकता है। कहावत जो मैंने कहा सही है कि नहीं? ऐसे हरियाणा में जाट प्रचुर अच्छे तो हरियाणा ज्यादातर विषय बोले, ज्यादातर उनको दिमाग कम থাকে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট पंगा যদি जाके सुन लेना है तो घर से बंधु निकाल के लाता है। बड़ा अटपटा सा बयान दिया बिप्लब देब ने। अब आपको बता दें कि बिप्लब देब के इस बयान पर कांग्रेस ने उनसे माफी की मांग की है। बवाल बढ़ता देख बिप्लब देब ने ट्वीट कर डाला। अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूं। सुमित, ये क्या पूरा चक्कर है और आखिर ऐसे बयान वो देते क्यों हैं? दरअसल मेरे ख्याल से बिप्लब देब को बोलने की ज्यादा आदत है, वो सोचे समझे बगैर बोल देते हैं। और शायद बिप्लब देब की इस पूरी कहानी में जो बात समझ में आती है वो पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि पर्यावरण पर बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि बतखों के तैरने से पानी में ऑक्सीजन बढ़ता है। उस बयान का काफी मजाक भी उड़ा था। एक बार वो ये कह चुके हैं कि युवाओं की नौकरी की जगह पान की दुकान उनको लगानी चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके लिए भी उनका खूब माखौल उड़ा था। दरअसल जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, खासकर जब आप पब्लिक स्पीक कर रहे हो। मेरे ख्याल से वहीं आकर गड़बड़ा जाते हैं और अक्सर विवाद को जन्म दे देते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और आपकी कहीं कोई बात किसी से छिप नहीं सकती। इसका ध्यान नेताओं को रखना होगा। कोरोना काल में T20 वर्ल्ड कप के आयोजन के टलने की खबर आई तो बीसीसीआई ने फौरन ही आईपीएल कराने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस आयोजन को लेकर विवाद है। आईपीएल के आयोजन के लिए बीसीसीआई ने यूएई क्रिकेट बोर्ड से औपचारिक बातचीत शुरू की है। 2014 में भी आईपीएल यूएई में हुआ था, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये जिसे बोर्ड को पहले सुलझाना होगा, विदेशी खिलाड़ी क्वारंटीन कहां होंगे। सूत्रों की माने तो विदेशी खिलाड़ी 14 दिन तक भारत के होटल में क्वारंटीन रहेंगे। इस दौरान उनका 2 बार कोरोना टेस्ट होगा। अगर खिलाड़ी नेगेटिव आया तो उसे आईपीएल खेलने दिया जाएगा। चलिए पंचनामा में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।